नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज अमेरिका में ब्याज दरों पर फेड का डिसीजन आने वाला है और बाजार को उम्मीद है कि इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसे में बुलियन और क्रूड पर इसका क्या असर पड़ेगा, इनके भाव कहां तक जा सकते हैं और इस मौके पर इन्वेस्टर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं मेहता इक्विटीज के वीपी कमोडिटीज राहुल कलांत्री, प्रो इंटेलीरेट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सुमानी, chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरी और गंगानगर कमोडिटी के वीपी रिसर्च कमोडिटीज अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में और सबसे पहले तो इसी पर फोकस करते हैं कि आउटकम क्या रह सकता है। हालांकि जिस तरीके के इन्फ्लेशन नंबर्स यूएस ने रिपोर्ट किए थे, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहे थे, बेटर साइड पर रहे थे, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बार ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन सवाल यही है कि ब्याज दरें अगर ना भी बढ़े तो आगे के लिए स्टेटमेंट्स या आउटलुक फेड की तरफ से क्या शेयर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आउटकम और स्टेटमेंट्स तमाम कमोडिटीज के प्राइस एक्शन के हिसाब से, जो कि हम स्पेशली कल के मार्केट में एक रिएक्शन आते हुए देखेंगे। तो दिनेश जी नमस्कार, सब शुरुआत आपसे कर लेते हैं। तो पहले तो बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस फेड से आज? जी बिल्कुल, मैक्सिमम लोगों से ये एक्सपेक्टेड है कि वहां पर जो रेट कट्स होने हैं, अभी रेट कट यहाँ पे एक पॉज मिल सकता है, बट वहां पर जो कमेंट्स आने वाले हैं उसमें हॉकिश कमेंट आएगा या फिर डोविश कमेंट आएगा। मुझे लगता है कि ये जरूर कहेंगे वो कि शायद यहाँ पर आज हम रेट नहीं बढ़ाएंगे लेकिन रेट बढ़ाना पॉज कर देंगे, शायद ऐसा नहीं बता सकते वो। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी थी, थोड़ा मिक्स सिग्नल है। तो वेट करना चाहिए पॉसिबली कि क्या कमेंट्स आती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर पोजीशंस लेनी चाहिए। वैसे अगर प्राइजेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज एट बाइंग लेवल्स आ चुकी है और डॉलर इंडेक्स भी जो है 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन पर है। तो मुझे लगता है एमसेक्स की सारी जो कमोडिटीज है उसमें कहीं ना कहीं हद तक की बाइंग बनी। ओके राहुल, आपकी राय क्या रहेगी स्पेशली गोल्ड को लेकर? क्योंकि अगर आप ट्रेजरी यील्ड्स का मूवमेंट भी देखेंगे तो सो फार जो ट्रेजरी यील्ड्स रहे हैं वो एलिवेटेड लेवल्स पर ही रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस अब तक के डेटा को देखते हुए यही बिल्डअप हो रही हैं कि हॉकिश पॉज सिनेरियो फेड की तरफ से आ सकता है। हमने देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस अंडर चेक रहे भी हैं, तेजी नहीं देखी है, काफी समय हो चुका है कंसोलिडेशन का। क्या व्यू है फेड मीटिंग पर, और उस जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके का आउटकम आता है तो गोल्ड पर कैसा रिएक्शन देख रहे हैं कल के बाजार में? थैंक यू दीपाली। पिछले एक सवा साल की बात करें तो फर्स्ट टाइम ये इंसिडेंट आ रहा है जहाँ पे फेड अपने इंटरेस्ट रेट हाइक को पॉज करने के सिचुएशन पे आ रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा एक एक्साइटेड और एक ड्रामेटिकल सिचुएशन भी रहने के चांसेस है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस 10 ईयर बॉन्ड फील्ड बोलो या 2 ईयर बॉन्ड फील्ड बोलो, ये कंटिन्यूसली पीक के ऊपर है। हम डॉलर इंडेक्स की बात कर ले जो कि कंटिन्यूसली 105 के लेवल के इर्द गिर्द स्टेबल होते हुए दिख रहा है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि 100% एनालिस्ट लोग ये मान के चल रहे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेगा। दूसरी तरफ यदि हम जो एक पैरामीटर्स बोले हम डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड, तो वो एक दूसरी कहानी दर्शाते हुए दिख रहा है कि वहां पे ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड इंटरेस्ट रेट हाइक होना चाहिए। तो एक काफी मतलब अनक्लियर सिचुएशन दिखती हुई दिख रही है, बट मोस्टली हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होंगे। बट यदि आप पिछले 2 दिन की बात एनालिस्ट करें तो जो नवंबर का भी सिनेरियो था जहां पे 45 to 50% एनालिस्ट मान रहे थे कि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होना चाहिए, वो अब आके 27% आ गया है कि अब 27% लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि नवंबर में भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा। तो ये जो एक ओवर कॉन्फिडेंस की सिचुएशन है, और कल यदि फिर थोड़ा भी यदि स्टेटमेंट हॉकिश देता है तो ये मार्केट सेंटिमेंट के लिए खराब होने के चांसेस लग रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि एक बड़े इवेंट के पहले पोजीशन को थोड़ी हल्की रखना चाहिए। ओवरऑल हमें लगता है कि मल्टीपल टाइम हमने देखा है गोल्ड में 1948 के लेवल से इंटरनेशनल मार्केट में हर बार रिवर्सल आ जाता है। वहीं पे नीचे में हम देखते हैं कि 1905 के आसपास में बाइंग इनिशिएटिव होती है। तो हमें लगता है कि एक डिप हमें मिल सकता है जो कि 1905 1910 के आसपास में डॉलर इंडेक्स में स्पॉट गोल्ड में मिलना चाहिए। वहीं पे हम यदि घरेलू गोल्ड की बात करें तो घरेलू गोल्ड में भी हमें लगता है कि 58,800 to 58,600 ये लेवल आज रात में या कल मॉर्निंग के समय एक डिप दिखा सकता है। तो वहां पे यदि आता है तो बाइंग इनिशिएटिव करना चाहिए। अदरवाइज कल मॉर्निंग तक के सिचुएशन के लिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखना चाहिए। अगर किसी ने यदि पोजीशन बनाई है तो एक बार मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करना एक यहाँ पे सलाह रहेंगी। ओके
ओके। विकास, आपकी राय क्या रहेगी ट्रेडर्स के लिए इस हफ्ते के रिमेनिंग सेशंस के लिए पोस्ट फेड आउटकम? रेंज आप क्या देख रहे हैं? और जैसे दिनेश जी ने भी कहा और राहुल ने भी मेंशन किया, अगर लेवल्स के हिसाब से देखें तो ये खरीदारी वाले लेवल्स तो हैं इन्वेस्टर्स के लिए प्रोबेबली, बट ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का आपका सजेशन क्या है? देखिए, इवेंट बहुत बड़ा है, नो डाउटेडली रेट हाइक्स के चांसेस कम है, बट थोड़ा स्टेटमेंट को लेके अभी भी कंफ्यूजन है। तो इसके चलते इवेंट बड़ा है तो पोजीशन तो वैसे भी लाइट रखना चाहिए, बट नो डाउटेडली गोल्ड एक बाई जोन पे आया हुआ है नीचे से, क्योंकि बहुत दिन से कंसोलिडेट करने के बाद में हम लोगों ने देखा था कि कुछ दिन पहले गोल्ड ने अपने लोअर सपोर्ट जोन से 58,350 समथिंग का लो करके वहां से रिवर्स दिया, बट अभी वापस एक मेक और ब्रेक इवन पॉइंट पे आके रुका हुआ है। शायद ये भी आज के मीटिंग का फेड के आउटकम का ही गोल्ड भी वेट कर रहा है। और जैसा कि राहुल जी ने भी बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है उसका भी एक रेंज हमें देखने मिल रहा है $1905 से $1950-60 के करीब में, ये एक रेंज पे है। तो दोनों ही चीजें दिखा रही कि एक रेंज पे है। तो मेरे को भी ये लगता है कि गोल्ड पे अगर एक डिप मिल जाता है 58,800 58,750 का, तो गोल्ड पे वहां पे एक डिप में बाई करना बहुत अच्छा रहेगा। 58,500 का स्टॉप लॉस देके ऊपर में हायर टारगेट हम लोग देख पाएंगे 59,500 और 59,750 तक के लिए। थोड़ा बड़ा इवेंट है तो कॉशियस व्यू रहेगा, इसीलिए बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे गोल्ड पे भी। डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी और अगेन इंपॉर्टेंट रहेंगे फेड के कमेंट। अगर फेड ज्यादा हॉकिश होता है, जो कि एक्सपेक्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तरफ अगस्त का सीपीआई डेटा तो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा ही था, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर अभी भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी पर है। सिल्वर पर एक आउटलुक और ले लेते हैं और उसके बाद एनर्जी बास्केट पर ही चर्चा करेंगे, स्पेशली कच्चे तेल पर। अमित, सिल्वर पर आपकी राय क्या है? ऑल्दो यहाँ पर बुलियन कम मेटल्स का ट्रिगर ज्यादा काम करता है, बट स्टिल यहाँ भी हम एक सर्ज आने के बाद एक करेक्शन देख चुके हैं। क्या व्यू है इन लेवल से? कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या रिकमेंडेशन? नमस्कार दिवाली। मेरे को लगता है इंटरेस्ट रेट वाला जो डिसीजन है इस बार पॉज होना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से इंटरेस्ट रेट जो है फेड के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। अगर डेटा की मैं बात करूं तो मार्च 2021 से कंटिन्यूअस जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। 0.25% था जो कि लास्ट मार्च 2021 में इंटरेस्ट रेट था, और अभी 5.5 के आसपास है। तो नॉन स्टॉप बढ़ोतरी हमने इंटरेस्ट रेट में देखी है। अगर मैं स्पेशली सिल्वर की मैं बात करूं तो मेरे को लगता है काफी अच्छा बॉटम जो है 70,000 के आसपास सिल्वर ने अभी फॉर्म किया है। थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडर की अगर मैं बात करूं तो 72,000 के आसपास सिल्वर आज या कल के मॉर्निंग सेशन में मिलता है। तो ट्रेडर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट वहां पे एक बाय का ट्रेड लेके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 70,200 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडर्स बाय का ट्रेड लेके चल सकते हैं। मेरे को लगता है कुछ ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर 72,000 का जो एंट्री लेवल है वहां से चल के 74,500 तक के टारगेट अचीव कर सकती है। जी दीपाली। ओके, चलिए ये बात हुई सिल्वर की, और अब बात कर लेते हैं एनर्जी बास्केट की, और बात करेंगे सबसे पहले कच्चे तेल की, जहां पर हमने कंसिस्टेंट अपवर्ड मूवमेंट देखा है। काफी सारे यहाँ पर रिपोर्ट्स रही हैं, खबरें रही हैं, स्पेशली जो सप्लाई टाइटनिंग की वजह से इस तेजी को ज्यादा सपोर्ट मिला है, या फिर ये कहें कि नेशंस चाहते भी नहीं है कि प्राइसेस और कमजोर हों, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। और फिलहाल ब्रेंट अगर आप देखेंगे तो आज भले लाल निशान में आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर तेजी हमने कंसिस्टेंटली आते हुए देखी है, और प्राइसेस 10 महीने के ऊपरी स्तरों पर हमने आते हुए देखे। जिस तरीके के यूएस में के जो ऑयल स्टॉक हैं वहां पर इन्वेंट्री बढ़ते हुए दिखाई दी। दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन कट्स हैं वो फर्दर एक्सटेंड होने की भी एक आशंका है, जिसकी वजह से प्राइसेस कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। दिनेश जी, अब ये बताइए, अब तो $100 की बात तो आम हो गई, $100 के ऊपर के भाव की भी चर्चा कई हाउसेज ने की है। इनफैक्ट हम लेकर आएंगे कि अलग अलग हाउसेस का क्या व्यू है इस साल के लिए कच्चे तेल के भाव पर, लेकिन पहले आप बताइए कैसा लग रहा है कच्चा तेल? यहाँ से ये तेजी थोड़ी सी ओवर हीटेड है या आपको लगता है सस्टेन करेगी? जी बिल्कुल, मार्केट में जैसे प्रोडक्शन कट की न्यूज आई थी, मार्केट ने एक छलांग लगाई और वहां से सीधा एक $90 उसने क्रॉस किया मार्केट ने। और मुझे लगता है नीचे के स्तर से अगर हम देखो तो 68, 69 से ऑलरेडी 7700 जा चुका है। करीब करीब इसमें 10 से 15% की तेजी आ चुकी है। एक कूलिंग पीरियड अभी इसमें चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड नो डाउट बुलिश ही है, लेकिन हाल फिलहाल अगर हम इंट्राडे या 2 या 3 दिन की बात करें तो मुझे लगता है 748590 के आसपास इसमें सेलिंग बन सकती है, और नीचे में 7315 इसमें देखा जा सकता है 2 या 3 दिनों में। तो एक ₹150 का मुझे लगता है फॉल पहले इनिशियल लेवल से आना चाहिए, और 7315 का लेवल जब आता है तो वहां पर आप पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लॉन्ग कर सकते हो।
तो इंट्राडे मेरा सेल लेवल है 7485 और पोजिशनल अगर बाय करना है तो 7315 के आसपास में बाय करना चाहिए। ओके राहुल, आपकी राय क्या रहेगी? फंडामेंटली आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल को? यहाँ से मेरे को नियर टर्म तो आपकी राय चाहिए ही, लेकिन 2023 के लिए क्या लेवल्स देख रहे हैं कच्चे तेल के, कंसीडरिंग कि अक्टूबर में भी ऑयल प्रोडक्शन कट होने की आशंका है, रूस सऊदी अरेबिया की तरफ से भी फर्दर उत्पादन कट हो सकता है, फेड की मीटिंग का आउटकम, कॉमेंट्री, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नियर टर्म स्ट्रैटेजी क्या है और इस साल के लिए कहाँ देखते हैं कच्चे तेल को? ओके, फर्स्ट हम देखें कि लास्ट एक महीने में क्रूड ने 10% का जंप दे चुका है, लास्ट 3 महीने की बात करें तो 30% का जंप दे चुके हैं। तो आज यदि हमें थोड़ा पुल बैक देखने को मिल रहा है तो ये बस एक प्रॉफिट टेकिंग बोलिए या थोड़ा टेक्निकली जो ओवरबॉट सिचुएशन थी उसको कूल डाउन करने की बात है। ओवरऑल फंडामेंटल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी यहाँ से हमें लगता है कि $100 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए क्रूड ने। बट जैसे हम कह रहे हैं कि यदि शॉर्ट टर्म में बोले तो 7400 के नीचे यदि क्रूड सस्टेन होता है तो हमें 7250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जहां पे इन्वेस्टर एक पोजिशनली बाय कॉल बना सकता है। बट यदि 7520 के ऊपर यदि वापस से सस्टेन हो जाता है तो हमें लगता है कि आने वाले समय में हम 7700 टू 7770 तक के लेवल क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। यदि हम पोजिशनली इस साल की बात करें तो इस साल में हम देख रहे हैं कि यूएस के अंदर भी इलेक्शन है, ओवरऑल विंटर सीजन स्टार्ट हो अक्टूबर के बाद में स्टार्ट होते हुए दिखेगा, तो इस वजह से ओवरऑल डिमांड बनी भी रहेगी। सेकंड पॉइंट देखे सेंट्रल इलेक्शन के वजह से कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेंगी कि अपने इन्फ्लेशन को बढ़ाए और उस वजह से वो क्रूड ऑयल के प्राइस को नीचे यूएस नीचे लाने की कोशिश करते रहेगा। तो हम देखेंगे कि ओपेक प्लस कंट्री एंड यूएस इन दोनों के बीच में थोड़ी कश्मकश चलती रहेंगी। बट जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि यूएस के अंदर भी जो इन्वेंट्री है वो 40 ईयर के लो के ऊपर चलती हुई दिख रही है, तो अभी जो पलटा है वो ओपेक प्लस का काफी ज्यादा भारी लगता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये वाले साल में हमें 90 टू 100 के लेवल के बीच में ही जो क्रूड है वो सस्टेन होते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो ये इस साल के अंत तक के लेवल्स हो गए। इनफैक्ट आपके सामने लेकर भी आते हैं क्विकली कि 2023 में कच्चा तेल क्या कहाँ रहेगा, क्या लेवल्स होंगे ब्रेंट के, उस पर अलग अलग हाउसेस की बात का व्यू क्या है। एक्सेस $80 to $95 की रेंज देख रहा है, प्रति फिनमार्ट का $102 का व्यू है। प्रिंटेलिरेड हमारे साथ दिनेश समानी मौजूद हैं, $101 $108 की बात हो रही है। और कुछ दूसरे ब्रोकर हाउसेस की बात करें तो एसएमसी ग्लोबल का मानना है $102, नर्मल बैंक $100, सैको बैंक और फैट प्रॉफिट्स, ये कुछ और हाउसेज है जिनकी ओर से 90-95 तक की रेंज सजेस्ट की जा रही है। क्विकली एक ट्रेड और ले लेते हैं इस हफ्ते के लिए और उसके बाद बेस मेटल्स की बातचीत करेंगे। विकास, ट्रेडिंग के हिसाब से क्या सजेशन ट्रेडर्स को कच्चे तेल पर कल के लिए या फिर रिमेनिंग सेशंस के लिए इस हफ्ते के? हाँ दीपाली जी, क्रूड ऑयल में जैसे जो ये 5500 के लेवल से चला था तो हायर एंड का टारगेट जो था 7800 के करीब का बन रहा था, वहां से इसमें एक इमीडिएटली करेक्शन देखने मिला है और मेरे को लगता है कि क्रूड अभी सेल ऑन राइज रहेगा, थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा। तो 7580 7600 के करीब क्रूड मिलता है तो इसको सेल करना चाहिए 7700 के स्टॉप लॉस में। नीचे का टारगेट जो 7350 और 7250 के करीब रहेगा। तो क्रूड ऑयल में थोड़ा सा व्यू अभी, वैसे तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स ओके हैं, बुलिश है, बट थोड़ा सा भी कूल ऑफ होता लगता है। डेली चार्ट्स के हिसाब से थोड़ा सा कूल ऑफ करके लोअर रेंज पे आना चाहिए, तो वहां पे अगर आता है तो पोजिशनल ट्रेडर बाई कर सकते हैं। बट अभी थोड़ा सा बियरिश मूव क्रूड में देखने मिलेगा। ओके, चलिए, तो बात हुई कच्चे तेल की, जहां पर राय आपको मिली है अलग अलग एक्सपर्ट से, थोड़ा सा ब्रॉड आउटलुक भी मिला है और इमीडिएट स्ट्रैटेजी मिली है। लेकिन अब बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं और अमित से एक सलाह ले लेते हैं। हालांकि बेस मेटल्स काफी समय से एक रेंज में ही ट्रेड हो रहे हैं। जब जब होप्स बिल्डअप होती हैं, कोई ऐसा न्यूज फ्लो आता है कि चाइना से डिमांड इंक्रीज होगी, तब यहाँ पर बाइंग इमर्ज होती है। लेकिन आप लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो एक रेंज में रही है फिलहाल। हालांकि एल्यूमिनियम, जिंक जैसी जो कमोडिटीज हैं वो अपनी रेंज के हायर ब्रैकेट में ट्रेड कर रही हैं। आज के कारोबार की बात करें तो कॉपर भले ही फ्लैट है, लेकिन बाकी बेस मेटल्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। ये चाइना स्टिमुलस की वजह से हम रैली तो देखते हैं बट टिकती नहीं है ऊपर की तरफ। अगर यहां से बेस मेटल्स पर एक आउटलुक लेना हो अमित, तो क्या सजेशन आपका होगा? कोई एक बेस मेटल जो आपके रडार पर है? जी दीपाली, जिंक जो है वो मेरे रडार पे है। अभी प्राइजेस हालांकि 224 के आसपास है, ₹2 से ज्यादा की तेजी अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ₹222.50 का लेवल अगर इवनिंग सेशन तक इसमें मिलता है तो ट्रेडर्स को वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। ₹220 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में ₹227 तक के प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर भी मेरे को लगता है 725 के आसपास एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। आज का लो भी लगभग 725 के आसपास है।
अभी भाव 727 के करीब है। 725 के करीब अगर मिलता है तो ट्रेडर्स को यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 721 रुपए के नीचे का रहेगा, और टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 730 रुपए का टारगेट आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। जी दीपाली। ओके राहुल, आपका आउटलुक क्या है बेस मेटल्स पर? यहाँ से क्या सजेशन देते हैं क्लाइंट्स को, और कोई आपके रडार पर बेस मेटल? लेड की बात करें तो लेड एक न्यू जोन के अंदर आते हुए दिख रहा है, एक न्यू रेंज बना दी है, जहां पे हम पहले देख रहे थे कि 182 टू 186 के दरमियान घूमते हुए दिख रहा था। अब उसने जो वो रेंज ब्रेक करने के बाद 186 से लेके तो 192 की रेंज बनती हुई दिख रही है। अभी लेड 188.5 के वहां पे मूव करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे बाई इनिशिएटिव किया जा सकता है लेड के अंदर विद स्टॉप लॉस ऑफ 186। ऊपर में टारगेट रहेगा 190.5 एंड 192 के। वहीं पे हम यदि बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी एक अच्छा बेस बना चुका है। एल्यूमिनियम 104.5 टू वहां पे ट्रेड कर रहा है। यदि 105 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आने वाले समय में हम 107 से लेके तो 109 तक के लेवल, सॉरी 207 से लेके तो 209 तक के लेवल एल्यूमिनियम में भी देखते हुए आते हुए दिखेंगे हमें। तो एल्यूमिनियम में भी खरीदारी की फिजा रहेगी। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए बेस मेटल्स पर। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, खासतौर से ग्वार और स्पाइसेस के पैक पर एक छोटे से ब्रेक के बाद 60 डिग्री फोकस करेंगे एग्री कमोडिटी बाजार पर, जहां पर काफी एक्शन बना हुआ है। लेकिन बिकवाली का स्पेशली ग्वार पैक में, स्पाइसेस के पैक में जीरा काफी उथल पुथल भरा रहा है पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते के दौरान भी। आज भी प्राइसेस अंडर प्रेशर ही ट्रेड कर रहे हैं। ग्वार पैक में ग्वार सीड कमजोर, लेकिन ग्वार गम हरे निशान में। लेकिन स्पाइसेस के साथ शुरुआत करेंगे। और दिनेश जी, पहले तो आप बताइए आपका व्यू क्या है यहाँ से, क्योंकि अब जीरा उस तरीके का बिहेव कर रहा है जैसे एक समय में कॉटन ने किया था। कंसिस्टेंटली तेजी आने के बाद प्राइसेस हायर लेवल्स पे सस्टेन तो कर रहे थे, लेकिन काफी ऊपर नीचे हो रहे थे। तो सिमिलर रिएक्शन हम जीरे में भी देख रहे हैं। स्लगिश एक्सपोर्ट डिमांड एक मेजर कंसर्न है, जिसकी वजह से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। अब यहाँ से व्यू क्या है प्राइसेस पर आपका? लगता है रेंज में ही रहेंगे कंसीडरिंग आगे फेस्टिव डिमांड भी इंक्रीज होगी, वेडिंग डिमांड भी बढ़ेगी, या आपको लगता है एलिवेटेड लेवल्स पर ही रहेंगे प्राइसेस जीरे के? जी बिल्कुल दीपाली जी, पिछले 1.5 से 2 महीने से अगर हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल निग्लिजिबल, एकदम स्लगिश है, और डोमेस्टिक के भरोसे ही बाजार जो है 60,000 के स्तर पर भी खड़ा हुआ है। बट अब इतना समय हो चुका है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तक चाइना या बांग्लादेश की डिमांड कहीं ना कहीं से निकल कर आएगी। आगे फेस्टिवल सीजन है और सोइंग के लिए भी आगे सीड लगने वाली है, जो कि जीरा में काफी मात्रा में लग सकती है, क्योंकि सोइंग बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि अक्टूबर 5 या अक्टूबर 10 तक एक बढ़िया डिमांड और एक ग्राहकी का सीजन बनकर आएगा, जिसके चलते मुझे लगता है जीरा दोबारा नए हाई छूने की कोशिश करेगा। 58,500 से नीचे मुझे ज्यादा लगता नहीं है, और मुझे लगता है अगर इमीडिएट देखा जाए तो 64,500 जाना चाहिए। ओके चलिए, तो ये रहे हैं आपके लिए जीरे पर। समय की कमी है, माफी चाहेंगे और बातचीत नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया लेकिन दिनेश जी आपका भी और अमित जी आपका भी आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन बेसिकली शो का पर्पस यही था कि फेड का आउटकम क्या रह सकता है, उसका लाइकली इंपैक्ट कमोडिटीज पर क्या रह सकता है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज आपको गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स और कच्चे तेल पर मिली है। जीरे पर ये ट्रेड आपको दिनेश जी ने रेकमेंड किया है। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी 360 में तो इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जा रही हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।